चलिए ध्यान दिया जाए, सुनिए। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि किसी करंट कैरिंग वायर को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वो फोर्स कितने का एक्सपीरियंस करता है, तो हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर कोई सा करंट कैरिंग वायर है और मान लीजिए कि कुछ ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी हम करंट कैरिंग वायर को रखते हैं और किसी करंट कैरिंग वायर को जब रखते हैं ऐसे थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, और इससे यदि करंट बह रही है कितनी, आई, और ये मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होता था वो कितना होता था, आई बी एल साइन थीटा के बराबर में, जहां एल क्या था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते थे, बोले थे क्या कि राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड के 4 उंगली को किधर रखिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को रखिए करंट के, पाम जो बताएगा वो क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन, मतलब फोर्स इधर कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। कल आपको क्या बताए थे कि कोई भी करंट कैरिंग लूप, कोई भी अगर करंट कैरिंग लूप है, जिस लूप से होकर के करंट बह रहा है कितने का, आई का, और अगर इस लूप का एरिया है ए, इस लूप का एरिया है कितना, तो ये करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ये मैंने कल बताया पिछले क्लास में, है ना। मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है, और मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हम लोग निकालते हैं m इक्वल टू, ये m इक्वल टू कितना निकालते हैं, आई ए, m एक वेक्टर क्वांटिटी है जहां एरिया वेक्टर के रूप में लिखते हैं, और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते थे, राइट हैंड द्वारा। ये 4 उंगली को क्या करिए, करंट के डायरेक्शन में घुमा दीजिए, तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही क्या बताएगा आपको, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? देखो कि इन सारे चैप्टर से पहले हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग और क्या पढ़े थे, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता था, मान लीजिए कि ये है क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई के बराबर में, ये है आपका प्लस क्यू, ये है आपका माइनस क्यू, और अगर ये रखा हुआ है थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो इस पर लगने वाला जो डाइपोल मोमेंट होता था P, ये P इक्वल टू कितना होता था, Q इंटू 2L, डायरेक्शन किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस पर एक टॉर्क भी लगता था। तो टॉर्क लगता था कैसे, जो पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा QE, जो नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कितना। और देखो कि जब ये दोनों फोर्स इस पर लगेगा तो ये डाइपोल क्या होगा, घूमना शुरू होगा, और जब घूमना शुरू होगा इसका मतलब इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। इस टॉर्क का वैल्यू भी हम लोग निकाले थे क्या, इस पर लगने वाला जो टॉर्क होता था ये कितना होता था, P क्रॉस E के बराबर में, या जो टॉर्क होता था वो कितना लिखते थे, PE साइन थीटा के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बातें हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब जरा सा टॉर्क के बारे में देखिए। तो यदि इस पेन को मान लो कि मैं इधर के तरफ खींचूं और इस हाथ से इधर के तरफ खींचूं, तो क्या ये पेन घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो टॉर्क के लिए 2 चीज जरूरी है कि एक, 2 फोर्स लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, और दोनों सेम लाइन के अलोंग नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सेम लाइन के अलोंग नहीं लगने चाहिए का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए क्या, कि मान लीजिए कि ये वाला है एक कोई बॉडी, और इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों देखिए कि सेम ही लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो ये तार घूमेगा नहीं। लेकिन इसी फोर्स को अगर मैं ऐसे लगा दूं तो अब लग रहा है ये इस लाइन के अलोंग लग रहा है, और इसी फोर्स को जो है सो मैं क्या करूं, ऐसे लगा दूं तो ये इस लाइन के अलोंग लग रहा है। दोनों का जो लाइन है वो क्या है, अलग अलग लाइन के अलोंग ये दोनों फोर्स लग रहा है। तो अब आप देखिएगा कि इसको अगर इधर नीचे कोई खींचेगा, इधर ऊपर कोई खींचेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमना शुरू कर देगा, मतलब टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगने के लिए एक कंडीशन क्या कि 2 फोर्स कभी भी सेम लाइन के अलोंग एक्ट नहीं करना चाहिए। दोनों का जो लाइन ऑफ अप्लाइंग होगा, ठीक ना, जिस लाइन के अलोंग दोनों फोर्स लगेगा, ये दोनों फोर्स का लाइन अलग अलग लाइन के अलोंग अगर लगेगा
तो ये टॉर्क जनरेट करेगा, अदरवाइज टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई। तो आज जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है, इतना प्रीवियस नॉलेज हम लोग पीछे से जानते हैं क्या कि ये लूप के जैसे बिहेव करता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I इंटू ए, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। फोर्स कितना लगता है, IBL साइन थीटा, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। ये सारी चीजें हम लोग पीछे से जानते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो इस पर टॉर्क लगता है कितना, PE साइन थीटा, ये भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E लिखते हैं। इतनी बातें याद है आपको? अगर इतनी बातें याद है तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, टॉपिक है क्या कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, यानी कि आप सीधे सीधे बोलिए क्या, करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे, ठीक ना। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग लूप को रखा जाएगा तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, यही चीज हम लोगों को क्या करना है, आज निकालना है। बात समझ में आ रही है क्या कि अब इस लूप को हम लोग कल देखे क्या कि इस लूप को जब भाई साहब किसी, ऐसे ही हम लोग लूप को देख रहे थे तो ये मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा था, मैग्नेट का कुछ मोमेंट था M इक्वल टू I इंटू ए, हम लोग कल देखे थे। अब इसी लूप को क्या करेंगे, उठाएंगे और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख देंगे। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इस लूप पर फोर्स लगेगा, इस लूप पर हो सकता है टॉर्क लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, कितना लगेगा, इन सारी चीजों की जानकारी आज हम लोगों को मिलने वाली है इसी लेक्चर में आगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर तो थोड़ा सा बहुत ही आसान लेक्चर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, लेकिन एकदम ध्यान से सुनिएगा तब। तो मान लीजिए क्या कि अपने पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है B, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर के तरफ है, अंदर के तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर के तरफ है, अंदर के तरफ। और इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, तो एक रेक्टेंगुलर लूप रख दे रहे हैं। कैसा लूप, रेक्टेंगुलर लूप। और इस रेक्टेंगुलर लूप के बारे में आपको कह रहा है क्या कि इस रेक्टेंगुलर लूप से होकर के जो करंट बह रहा है, इस रेक्टेंगुलर लूप से होकर के जो करंट बह रहा है वो करंट है कितनी, वो करंट है I, जो कि ऐसे बह रही है, वो करंट है I जो कि ऐसे बह रही है, करंट I, ठीक ना, जो कि करंट I बह रही है ऐसे, ठीक ना, जो कि करंट I बह रही है ऐसे। और इसके बारे में ये दिया हुआ है कि इसका विड्थ है B और इसका लेंथ है कितना, A। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि ये लूप का अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का बात करें, अगर हम लोग इसके मैग्नेटिक मोमेंट का, ये तो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट का बात करें तो उसका डायरेक्शन किधर होगा। देखो राइट हैंड के 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमा दिए, अंगूठा किधर बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर और डाइपोल मोमेंट भी अंदर, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, है ना। अच्छा, अगर हम करंट का डायरेक्शन इसमें पलट दें, करंट ऐसे बहा दें, तो डाइपोल मोमेंट किधर, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर, थीटा कितना, 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इसमें पहला केस ये एनालाइज करने वाले हैं क्या, पहला केस इसमें ये एनालाइज करने वाले हैं क्या कि इफ द एंगल बिटवीन, इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B, if the angle between magnetic field vector B and the magnetic dipole moment, and the magnetic dipole moment, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M के बीच का जो एंगल है, इस दोनों के जो बीच का एंगल है वो कितना है, इज 0 डिग्री और कितना 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अब देखो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, फील्ड जा रही है ऐसे, फील्ड जा रही है ऐसे और इसके अंदर लूप रखा हुआ है कैसे, ऐसे। तो डाइपोल मोमेंट और ये दोनों एक डायरेक्शन में। अब देखो
कि अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 4 साइड हमको दिख रहा है, ये 4 साइड हमको दिख रहा है, और इस चारों साइड में अगर मान लो कि हम नाम रख लें, इस वाले का पहला साइड, इस वाले का दूसरा साइड, इस वाले का तीसरा साइड और इस वाले का चौथा साइड, है ना। तो ये चारों साइड देखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ पहला वाला ऐसे राइट एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दूसरा वाला ऐसे राइट एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तीसरा वाला ऐसे राइट एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चौथा वाला ऐसे राइट एंगल। मतलब ये चारों ही केस में जो L और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। अब देखिए कि इस सिचुएशन में अगर हम पहले वाले वायर पर लगने वाले फोर्स का बात करें, F1 का फोर्स ऑन फर्स्ट साइड, तो फोर्स ऑन फर्स्ट साइड 90 डिग्री पे हम लोग कितना पढ़े हैं, IBL साइन थीटा। करंट कितनी बह रही है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इसका लेंथ कितना है A, इसका लेंथ है कितना A, और साइन 90 डिग्री 1, थीटा कितना है 90 डिग्री 1। जरा सा डायरेक्शन देखो, तो डायरेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि राइट हैंड पाल्म रूल का यूज करो। मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, हथेली किधर ऊपर, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है F1, ये F1 किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये F1 जो फोर्स इस पे लग रहा है, ये F1 लग रहा है किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये जो F1 लग रहा है आपका, ये F1 लग रहा है किधर की तरफ, यहां से ऊपर के तरफ, और इस वाले फोर्स को हम लोग रखते हैं कितना नाम, F1, और ये F1 किसके बराबर में, IBA के बराबर में। बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरे वाले वायर पे देखिए कि जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को मैं बोलता हूं क्या, F2, और F2 इक्वल टू कितना लगेगा, तो करंट बह रहा है I, मैग्नेटिक फील्ड है B, इस साइड का लेंथ कितना, अगर ये B तो ये भी कितना हो जाएगा, स्मॉल b। डायरेक्शन देखो फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में गई 4 उंगली, करंट के डायरेक्शन में गई अंगूठा, फोर्स किधर, बाहर की तरफ। मतलब इस पर जो F2 लग रहा है, ये F2 लग रहा है किधर, इधर कहीं बाहर की तरफ, और इस F2 का भी वैल्यू है कितना, IBB के बराबर में। बात समझ में आ रही है। तीसरे वाले पर देखिए, गई मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट आया इधर, हथेली किधर, मतलब फोर्स लगेगा किधर, नीचे के तरफ, फोर्स लगेगा नीचे के तरफ। इस फोर्स का नाम हम लोग क्या रखेंगे, F3, और इसके किसके बराबर में होगा, IB, और इसका लेंथ कितना है, इसका A, तो इसका भी कितना, यानी कि IBA के बराबर में। तो यहां से मिला क्या कि जो F3 है ये है किसके बराबर में, IBA के बराबर में, और लास्टली F4 को देखिए, ये हो जाएगा कितना, IBB के बराबर में। डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर, करंट गई ऊपर, फोर्स किधर, बाहर, फोर्स गई बाहर, तो इस F4 का डायरेक्शन जो होगा, ये F4 का जो डायरेक्शन होगा, ये F4 का डायरेक्शन होगा ये, और ये किसके बराबर में, IBB के बराबर। आप ध्यान से देखिए कि ये F1 और F3 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है लूप पर, इक्वल भी है, कैंसिल कर देगा। ये F4 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है लूप पर, बराबर भी है, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अगर इस कंडीशन में हम लोग बात करें क्या, एफ नेट का, तो एफ नेट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर इस कंडीशन में हम लोग बात करें टॉर्क नेट का, क्या घूमेगा, तो टॉर्क नेट का क्या घूमेगा, तो ये देखो, ये है लूप, ये है लूप, ध्यान देना, ये है लूप, ये ऐसे ये रखा हुआ, एक फोर्स लग रहा है इस पे ऊपर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है, क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा। एक फोर्स लग रहा है इस पे उस साइड और एक फोर्स लग रहा है, क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो जब घूमेगा नहीं भाई, तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, 0। घूमेगा जब तो टॉर्क की बात होगी। अब ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये लूप रखा हुआ है एकदम ऐसे इसमें। अब जितना इसमें बाएं फोर्स लग रहा है उतना ही दाएं लग रहा है, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही, तो बाएं और दाएं दो फोर्स तो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों सेम लाइन के लॉन्ग लग रहा है, इसीलिए ये घूमेगा, इस पर टॉर्क नहीं होगा। ऊपर नीचे भी अपोजिट फोर्स लग रहा है लेकिन सेम लाइन के लॉन्ग लग रहा है, तो ये घूमेगा नहीं। मतलब इस लूप पर अगर हम लोग बात करें टॉर्क नेट का, तो ये टॉर्क नेट का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कब, जब थीटा का वैल्यू रहे 0 डिग्री, और सर ये तो आप 0 डिग्री वाला केस किए हैं, 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो देखो करंट जैसे ही बदलोगे तो सारा फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, तो ये जितने भी फोर्स बाहर लग रहे हैं वो अंदर लगने लगेंगे, ये लगने लगेगा इधर और ये लगने लगेगा
अभी भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, कैंसल और करेगा, कहानी सारी वही रहेगी। तो कहानी सारी वही रहेगी, तो थीटा और 180 डिग्री और 0 डिग्री के लिए ये दोनों ही कंडीशन कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्या कि इस पर ना तो कोई नेट फोर्स लगेगा ना तो कोई नेट टॉर्क लगेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लो कि इसी लूप को हम लोग क्या करें, किसी एंगल थीटा से घुमा दें, हम लोग क्या करें, इसी लूप को क्या करें, किसी एंगल से थीटा से घुमा दें। अब देखिए थीटा से घुमा देने का मतलब क्या होगा कि अगर ये लूप है, इसमें करंट बह रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, मान लो मेरा हाथ ये लूप और ये मार्कर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो कि पीछे की तरफ। अगर हम अपने हाथ को घुमाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी घूमेगा। अगर हम अपने हाथ को घुमाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी घूमेगा। अगर हम अपने हाथ को थीटा एंगल घुमाएंगे तो डायपोल मोमेंट भी कितना घूमेगा, थीटा एंगल घूमेगा। इतना बात तो समझ रहे हो। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड है फिक्स अंदर की तरफ, लेकिन इस खिड़की को जो पहले ऐसे थी, इसको हम पकड़ के थोड़ा सा अब ऐसे करने वाले। तो ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो अब हम दूसरा केस लेने वाले हैं क्या, इसमें हम दूसरा केस लेने वाले हैं क्या, दूसरा केस लेने वाले हैं क्या कि इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर एम इज थीटा। ध्यान देना कि दोनों के बीच का एंगल अब क्या, कोई सा भी एंगल थीटा ले लें। तो जब थीटा एंगल लेंगे तो क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि अपने पास दिया हुआ क्या है, तो अपने पास गिवन है कि एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अपने क्या है, एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप जब 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे रखा हुआ था, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ना ही कोई टॉर्क लग रहा था। तो वो पहले वाली कहानी कैसे थी कि लूप कैसे रखा हुआ था, तो पहले वाली कहानी थी क्या कि इसमें जो लूप रखा हुआ था, ये लूप रखा हुआ था कुछ ऐसे, और इसी लूप का लेंथ और ब्रेथ हमको गिवन था कि इस लूप का जो है, इस लूप का जो है, सो इस लूप का जो लेंथ है वो लेंथ कितना था a, और इसका ब्रेथ कितना था b। इससे करंट कितनी जा रही थी I। बात समझ में आ रहा है। अब हम इसी लूप को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमा रहे हैं, थोड़ा सा पकड़ के ऐसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब देखना कि जब इस लूप को हम लोग घुमा देंगे तो इस लूप की कैसी स्थिति हो जाएगी। ये लूप को घुमा दिया मैं थीटा एंगल से, ये कुछ इधर ऐसा, ये कुछ इधर ऐसा, ये कुछ इधर ऐसा, और ये कुछ ऐसा। ये लूप को क्या किए, जो पहले था पकड़े और थीटा एंगल से घुमा दिए। टेढ़ा कर देंगे, ऐसा दिखेगा। ऊपर से देखो, लूप पहले था ऐसा, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब घूम के हो गया कैसा, ऐसा। तो थीटा एंगल से हम इसको घुमा दिए, मतलब इसके बीच का जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है कितना, थीटा। अब देखो कि जब थीटा एंगल से घुमाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना होगा, थीटा एंगल से घूमेगा। मैग्नेटिक मोमेंट पहले था 0 डिग्री पर, अब इसको हम ऐसे टेढ़ा किए तो मैग्नेटिक मोमेंट भी टेढ़ा हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे टेढ़ा, दोनों के बीच का एंगल कितना, यही वाला एंगल क्या है, थीटा। बात समझ में आ रही है। तो अब जो है सो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड बी और मैग्नेटिक मोमेंट एम, इस दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट जब भी बोलूं तो डायपोल मोमेंट समझना है। बात समझ में आ रहा है। मैं पोल स्ट्रेंथ या पोल मोमेंट नहीं बोल रहा हूं, डायपोल स्ट्रेंथ बोल रहा हूं, डायपोल मोमेंट बोल रहा हूं, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की बात, इतनी बातें तो समझ में आ रही है। अब देखो कि अभी अब क्या होगा कि इसका अगर हम लोग बात करें, इसका अगर हम लोग बात करें इस लाइन का, ध्यान देना, अगर हम लोग बात करें इस लाइन का, ये ऐसे घूम गया है। अब घूम गया है तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा क्या, अभी भी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, F, और ये F लगेगा कितना, F लगेगा IBL। अब L के जगह पर कितना है A, लेकिन अब थीटा 90 डिग्री नहीं है ऊपर वाले के साथ। देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये है ऊपर वाला पोर्शन। तो अभी ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये 90 डिग्री है, लेकिन जब अब हम इसको घुमाएंगे तो ये 90 डिग्री रहेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ फिक्स है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ऊपर वाला एंगल चेंज होगा। तो ऊपर वाला एंगल चेंज होगा तो ये कितना हो जाएगा, IBA साइन थीटा के बराबर में। नीचे की तरफ भी इस पर फोर्स लगेगा जितना लग रहा था,
तो जितना एंगल से ऊपर घूमेगा उतना ही एंगल से नीचे भी तो लूप घूम जाएगा। तो इधर भी फोर्स कितना लगेगा, आई बी, एल के जगह पर ए, और साइन थीटा एंगल से घुमा दिए तो कितना। अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और अलोंग द सेम लाइन है। तो अलोंग द सेम लाइन जब इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है तो कोई टॉर्क नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, सेम टाइम पे आप देखिए कि ये दोनों के बीच का भी एंगल चेंज होगा क्या, ऊपर वाले और नीचे वाले साइड का तो एंगल चेंज हो गया। लेकिन तुम ऐसे देखो कि ये मान लो मेरे को लूप मान लो, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड यहां से जा रही है अंदर की तरफ और मेरा ये है ऊपर वाला लूप का पोर्शन। तो मैं अगर ऐसे घूमूंगा मैग्नेटिक फील्ड में तो ये एंगल तो चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे जैसे मैं घूमूंगा ये एंगल चेंज होता जाएगा। लेकिन ये बताओ कि मेरे इस वाले साइड का एंगल क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज हो रहा है, अभी भी 90 डिग्री, अभी भी कितना 90 डिग्री, अभी भी कितना 90 डिग्री। ये वाला साइड हमेशा 90 डिग्री पे ही है। मतलब ये दोनों साइड जो है, ये दोनों साइड अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। तो जब 90 डिग्री पे है मेरे दोस्त, तो इस दोनों पर भी फोर्स लगेगा, और इस दोनों पर जो फोर्स लगेगा ये फोर्स कैसा लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर के तरफ, इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इधर के तरफ, इस पे फोर्स लगेगा इधर के तरफ, और ये फोर्स होगा कितना, ये फोर्स होगा कितना, F इक्वल टू आई बी, और बी के जगह पर लेंथ के जगह पर इसका लेंथ कितना है बी, ये बी, तो ये भी कितना बी। और इस पे भी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पर भी फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और ये फोर्स कितने के बराबर में होगा, ये भी कितने होगा, आई बी और बी के बराबर में। क्यों कि ये दोनों साइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, लंबवत ही, परपेंडिकुलरली ये ऐसे रहेगा। अब देखो घुमाएंगे इसको, मान लो ऐसा लूप है, ऐसा लूप है, मान लो ये है लूप, और इस लूप को जब हम इसमें घुमाएंगे तो ऊपर वाला साइड का एंगल चेंज हो रहा है। लेकिन देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ये साइड अभी भी इसके क्या है, अभी भी क्या है, परपेंडिकुलर। ये साइड हमेशा क्या रह रहा है, परपेंडिकुलर। इसके साथ एंगल चेंज हो रहा है थीटा एंगल्स। लेकिन ये हमेशा कैसे भी घुमा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर। कैसे भी घुमा देंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्या रहेगा इसके, परपेंडिकुलर। ये तो खरी डंडी है ना, और खरी डंडी अंदर वाले के साथ हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। लेकिन इसका एंगल क्या हो रहा था, लगातार चेंज हो रहा था। ऊपर वाले का ये घुमा रहे हैं, देखो ये अंदर की तरफ है तो अभी एंगल इतना, घुमा देंगे एंगल बदलेगा, घुमा देंगे एंगल क्या होगा, बदलेगा। लेकिन साइड वाले के साथ कभी एंगल बदलेगा नहीं, इसीलिए फोर्स भी हम लोग कितने डिग्री पर कंसीडर करेंगे, 90 डिग्री पर। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसमें देखिए जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, जितना दाएं लग रहा है उतना ही बाएं भी लग रहा है। इसका मतलब यहां तो ये बात कंफर्म है सर कि यहां भी जो एफ नेट का वैल्यू है वो है कितना, 0। यहां भी एफ नेट का वैल्यू है कितना। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा क्या, कि जरा सा इसको जो घुमाए हैं ना पकड़ के, इसको जरा आप ऊपर से झांक के देखिए। तो ऊपर से जब झांक के देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या, कि पहले इस लूप का कंडीशन जो था, पहले इस लूप का कंडीशन ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना। पहले ये लूप का ये वाला साइड कैसा दिख रहा था, कुछ ऐसा सीधा। लेकिन अब जब इसको घुमा देंगे तो ये वाला लूप का जो ये वाला साइड है ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं, घूमने के बाद दिखेगा। कितने एंगल से घुमाए हैं भाई, थीटा एंगल से घुमाए हैं। तो पहले इधर लग रहा था आई बी, पहले इधर की तरफ फोर्स लग रहा था कितना, आई बी बी, और इधर की तरफ भी फोर्स लग रहा था कितना, आई बी बी के बराबर में, जो कि एक ही लाइन के लॉन्ग था, इसीलिए कोई टॉर्क नहीं था। लेकिन अब जब थीटा लगा दिए हैं इसमें, अब जब इसमें हम लोग थीटा लगा दिए हैं तो अब यही फोर्स जो है आई बी बी, ये फोर्स जो है, तो एक फोर्स इस पे इधर के तरफ लग रहा है कितना, F इक्वल टू आई बी बी के बराबर में, और एक फोर्स इस एंड पे लग रहा है जो किधर के तरफ, इस डायरेक्शन में, F इक्वल टू ये भी कितना, आई बी बी के बराबर। अब ध्यान देना कि अभी भी ये दोनों फोर्स इक्वल ही है, अपोजिट डायरेक्शन में ही है। लेकिन अब ये दोनों का जो एक्टिंग का लाइन है, ये एक्टिंग का लाइन अलग अलग है। ये वाला इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है और ये वाला इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है। तो अब डिफरेंट लाइन के लॉन्ग लग रहा है तो ध्यान से देखना, ये रॉड है, इधर से एक आदमी पकड़ के खींचे, इधर से एक आदमी पकड़ के खींचे, ये रॉड घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो घूमेगा तो इस पर टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क लगेगा तो कितना लगेगा, आप ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा लेंथ था कितना इसका, ए,
ये पूरा लेंथ था कितना, मतलब यहां से आधा हो जाएगा इधर कितना a/2 और इधर भी आधा कितना हो जाएगा a/2। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा कि हम लोगों को लिखना है क्या, टॉर्क। तो टॉर्क के लिए जो हम लोगों के पास फॉर्मूला है टॉर्क के लिए, ये टॉर्क इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। फोर्स इंटू आर्म लेंथ लिखते हैं, आर्म लेंथ कैसा, परपेंडिकुलर। तो देखो ये a/2 इस फोर्स के परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, तो फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो है ये वाला, है ना। यहां भी देखना कि फोर्स लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कौन सा, ये वाला। अब हमको इसका साइज पता करना है कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ट्रिगो लगा दीजिए इसमें, साइन थीटा इक्वल टू, मान लो ये परपेंडिकुलर x के बराबर में है और ये हाइपोटेन्यूज कितना है a/2 के बराबर में। तो हमको x का वैल्यू निकालना है ना, परपेंडिकुलर लेंथ, ये x मान लो। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x इक्वल टू हो जाएगा कितना a/2 साइन थीटा। a/2 को इधर डिवाइड से ले गए, इधर मल्टीप्लाई में गया, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया a/2 साइन थीटा के बराबर में। अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना, उस तरीके से ये भी कितना हो जाएगा a/2 साइन थीटा के बराबर में। अब देखना इसको या तो तुम ट्रिगो से लगा सकते हो या फिर वेक्टर के जैसे रिजोल्यूट कर दो। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, तो a/2 लेंथ है, या थीटा वाले के साथ घुमाएंगे a/2 cos थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट कितना है a/2, यही वर्टिकल कंपोनेंट तो चाहिए, कितना हो जाएगा a/2। यहां पर देखो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है वो cos थीटा, जिसके साथ नहीं लगा है वो, तो जैसे आपका मर्जी ट्रिगो लगा के कीजिए चाहे वेक्टर के जैसे घुमा के करिए। वेक्टर के जैसे एक बार में आप घुमा दीजिएगा। अब देखो कि अगर टॉर्क लिखना है तो टॉर्क बराबर पहला वाला साइड पे कितना टॉर्क और प्लस दूसरे वाले साइड पे कितना टॉर्क। टॉर्क पहले वाले पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, तथा दूसरे वाले पे भी कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। फोर्स कितने का लग रहा है, I/B का, और लेंथ कितने का है परपेंडिकुलर, तो a/2 साइन थीटा का, प्लस फोर्स कितने का लग रहा है I/B का, और परपेंडिकुलर लेंथ है कितने का a/2 साइन थीटा का। टॉर्क निकल जाएगा। अब देखो ये I/B साइन थीटा का आधा इधर और I/B साइन थीटा का आधा इधर भी, आधा और आधा को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो I/B साइन थीटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। मतलब जो पूरा टॉर्क निकल के आया, जो पूरा टॉर्क निकल के आया वो कितना निकल के आया, I/B कितना साइन थीटा के बराबर। अच्छा अब देखिए कि इस लूप का लेंथ है a और ब्रेथ है कितना, तो इसका एरिया अगर हमको लिखना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे कि नहीं, a इंटू बी होगा कि नहीं, a इंटू बी होगा। इसमें सर a इंटू बी कहीं पर दिख रहा है ना। तो अगर देखें तो अगर हम लोग मान लें एरिया ऑफ लूप, तो एरिया ऑफ लूप जो हो जाएगा उसको a बोलेंगे और a कितना हो जाएगा a इंटू बी के बराबर। a इंटू बी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, टॉर्क इक्वल टू I/B साइन थीटा। क्या किया, इस a इंटू बी को हम लोग क्या किए, एरिया a लिख लिए। अब एरिया a लिख लिए तो देखो टॉर्क इक्वल टू, फिर से थोड़ा इसको अरेंज कर रहे हैं, I/A/B साइन थीटा। अब ये I इंटू ए भी कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इक्वल टू I इंटू ए पढ़े हैं कल पिछले क्लास में। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो टॉर्क इक्वल टू कितना लिखेंगे, MB साइन थीटा। क्यों कि भाई साहब इसीलिए कि चूंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि M इक्वल टू कितना होता है I/A के बराबर में M वेक्टर होता है, और A को भी हम लोग कैसा लेते हैं, तो यहां से टॉर्क निकल के आया कितना, MB साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क अगर हम लोग पढ़े थे कभी, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम लोग कितना टॉर्क पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क पढ़े थे सर PE साइन थीटा। P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या था, जितने थीटा पे है। यहाँ पे भी सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा। क्या बदला, खाली नाम बदला। तो नाम बदला तो देखो कि MB वेक्टर है, BB वेक्टर है, साइन थीटा के साथ लगा हुआ है।
तो इस टॉर्क को जो है सो हम लोग वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी या बी क्रॉस एम लिख सकते हैं। तो क्या दोनों में से सही होगा, एम क्रॉस बी की बी क्रॉस एम? देखो यहाँ पी क्रॉस ई लिखते थे, टॉर्क को कितना लिखते थे, पी क्रॉस ई, यानी कि डाइपोल मोमेंट पहले था, फील्ड बाद में था। तो यहां भी क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट को पहले रखेंगे और फील्ड को कहां रखेंगे, बाद में। इसको अगर तुम ट्रिकली याद करो तो ऐसे याद रखो, अगर इसको डायरेक्शन से देखना चाहो, ध्यान देना, तो डायरेक्शन से देखना चाहो तो देखो इसको अगर ऐसे खींचेंगे तो ये इधर के तरफ घूमेगा, तो ये भी किधर के तरफ घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा, मतलब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये घूमेगा तो ऐसे कैसे घूमेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब इस दोनों का जो रिजल्ट आना चाहिए टॉर्क का, मैग्नेटिक मोमेंट का, ये दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये घूम रहा है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, इसका मतलब मोमेंट भी किधर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। अब मोमेंट भी जब अंदर होगा तो ये बताओ एल से बी के तरफ उंगली घुमाओगे तब अंदर होगा कि बी से एल के तरफ घुमाओगे तब अंदर होगा, बी से एल, है ना। तो बी से एल के तरफ घुमाओगे तब तो बाहर आ जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और इसके अंदर में जो एल है लेंथ, ये है कुछ ऐसे, है ना। तो बी से एल के तरफ घुमाओगे तो ये बाहर आएगा, एल से बी के तरफ घुमाना पड़ेगा, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से बी के तरफ जब उंगली घुमाओगे तो डायरेक्शन किधर जाएगा, इनवर्ट जाएगा। तो इनवर्ट डायरेक्शन जब जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एम क्रॉस बी लिखेंगे। ये था क्या कि टॉर्क कितना आएगा। इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे याद कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे याद कर सकते हैं। देखिए इसमें पढ़े क्या कि फोर्स दोनों ही कंडीशन में, नेट फोर्स जो था ये दोनों ही कंडीशन में, यहां भी अपनेट जीरो जब थीटा जीरो या 180 डिग्री था तब भी, और अगर किसी एंगल पार्टिकुलर एंगल थीटा पे लिए थे तब भी इस पर नेट फोर्स कितना रहा है, लेकिन उस केस में इस पर कोई टॉर्क नहीं है, टॉर्क भी जीरो है। लेकिन अभी इस पर टॉर्क का मान आया है और टॉर्क का वैल्यू कितना आया है, एम बी साइन थीटा के बराबर। अब अगर कोई आदमी कहे कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, कितना होगा, और मिनिमम टॉर्क कब होगा, कितना होगा। आप लोग को याद होगा कि हम लोग पढ़ते थे कभी जनरेटर, और जनरेटर में कॉइल घूमता था, याद है आपको, जनरेटर में क्या होता था, कॉइल घूमता था। तो कॉइल किससे घूम रहा है, टॉर्क से। तो आप पढ़े होइएगा कि सबसे अधिक फोर्स लग रहा है कब, जब 90 डिग्री पे है तब, और जीरो फोर्स लग रहा है कब, जब पैरेलल है 0 डिग्री पे तब। पढ़े हुए है ना 10वीं क्लास में। आज वही चीज फील करना है कि जहां टॉर्क सबसे ज्यादा लगा वहां सबसे तेजी में घूमेगा, और जहां टॉर्क सबसे कम लगा वहां धीरे से घूमेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो अगर बात करें हम लोग किस चीज के लिए, फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए, अगर बात करें किसके लिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए, तो अगर तुमको टॉर्क का वैल्यू चाहिए भैया मैक्सिमम, इसका मतलब एम अगर लूप दे दिया, कोई सा लूप दे दिया, तो उसमें करंट कितना है ये फिक्स, और उस लूप का एरिया कितना है ये भी। तो जब करंट फिक्स और एरिया फिक्स, तो दोनों का प्रोडक्ट मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या, फिक्स, इसको बदल नहीं सकते। मैग्नेटिक फील्ड जो बी दिया हुआ है ये यूनिफॉर्म ही दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है, इसको भी बदल नहीं सकते, लेकिन घुमा सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग बदल सकते हैं। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आ जाए तो टॉर्क का वैल्यू भी क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, इसको बदल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या है, फिक्स है, इसको भी बदल, लेकिन लूप को घुमा तो सकते हैं। तो लूप को घुमाएंगे तो क्या बदलेगा, थीटा बदलेगा, और थीटा अगर मैक्सिमम हो जाए साइन थीटा, तो टॉर्क का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम। अब तुमको पता होगा कि साइन थीटा का ग्राफ कैसे, ऐसे, है ना, साइन थीटा का ग्राफ कैसे, ऐसे 0 डिग्री, π/2 90 डिग्री, पाई 3π/2, और ये कितना 2π। तो ये π/2 पे कितना वैल्यू और 3π/2 पे कितना वैल्यू, यानी साइन थीटा का अगर कोई आदमी पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है तो +1, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है तो, लेकिन अपने फिजिक्स में ध्यान देना, थीटा क्या है, एम और बी के बीच का एंगल। एम भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल मैंने आपको सिखाया है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0 से लेकर के 180 तक। तो अपने को ग्राफ में इधर वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने को केवल 0 से 180 में बात करना है। तो 0 से 180 में मिनिमम वैल्यू है कितना, 0, दो जगह है, 0 पे भी और 180 पे भी।
और मैक्सिमम वैल्यू है कितना 1, जो कितने पे 90 डिग्री। तो अगर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू का बात किया जाए, साइन थीटा के मैक्सिमम वैल्यू का बात किया जाए, तो ये कितना, कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे, तो ये इक्वल टू होता है कितना साइन 90 डिग्री पे। यानी कि थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो इसमें लूप रहेगा कैसे, ऐसे। तब ना डाइपोल मोमेंट या तो इधर रहेगा, लूप अगर मान लो ऐसे बनाए तो डाइपोल मोमेंट या तो इधर जाएगा या तो मेरे तरफ आएगा। तो फील्ड है ऐसे, तो उधर जाएगा तो भी 90 डिग्री, अब मेरे तरफ आएगा तो भी 90 डिग्री। इस केस में क्या लगेगा, इस पे टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम। अब पूछे कि टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू 1 कर दो मैक्सिमम, तो कितना हो जाएगा एम बी के बराबर में। बात समझ में आया कि नहीं। अगर कोई आदमी के आपसे क्या पूछे कि टॉर्क मिनिमम का वैल्यू कितना होगा, टॉर्क मिनिमम, तो टॉर्क मिनिमम में एम नहीं बदल सकते, बी नहीं बदल सकते। अगर साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम हो जाए तो क्या कहेंगे कि टॉर्क कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता, कितने पे, या तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब साइन थीटा का वैल्यू 0 डालोगे तो टॉर्क मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान से देखना, टॉर्क 0 सर पीछे भी कहीं लग रहा था, इधर सर, है ना, टॉर्क 0 इधर भी लग रहा था। कब, जब थीटा का वैल्यू कितना था, थीटा का वैल्यू कितना था, या थीटा का वैल्यू कितना था। इसी चीज का जो हम आपको मनवा दिए थे यहाँ पर, इसका प्रूफ भी मिल गया आगे कि मिनिमम टॉर्क कितना होगा, 0, कितने कितने एंगल पे, 0 पे, और यही चीज मनवाए थे ना। तो यहाँ टॉर्क क्यों 0 किए थे, क्यों कि दोनों फोर्स सेम लाइन के लॉन्ग लग रहा है, और इस लूप को एक आदमी ऊपर खींचे एक आदमी नीचे खींचे तो ये लूप ऐसे घूमेगा नहीं। इसको घुमाने के लिए एक अगर इधर खींचेगा तो दूसरा इधर खींचेगा, तब ये घूमेगा। तो सेम लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा था, इसीलिए टॉर्क कितना था, 0। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी करंट कैरिंग लूप पर, करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे। तो किसी भी करंट कैरिंग लूप पर जो कि मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव कर रहा है, उसको जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स हमेशा 0, नेट फोर्स हमेशा कितना, 0। क्लोज लूप कह दे और करंट बह रहा है कह दे, मतलब नेट फोर्स कितना, 0। टॉर्क नहीं लगेगा, केवल एक शर्त कि या तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। मतलब करंट ऐसे बहाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर के तरफ, तो थीटा कितना, 0 डिग्री। करंट उल्टा बहाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट थीटा कितना। दोनों ही कंडीशन में नेट फोर्स तो 0 होगा लेकिन टॉर्क भी कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर इसको हम क्या करें, अगर इसको हम क्या करें कि किसी एंगल थीटा से रोटेट करवा दें तो एफ नेट तो 0 होगा, ऊपर वाले के कारण एफ नेट टॉर्क नेट भी 0 होगा। लेकिन ये लूप कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ऐसे घूमेगा तो इस पर फोर्स की कहानी दिख रही है। अब ये दोनों फोर्स अलग अलग लाइन के लॉन्ग लग रहा है, मतलब इस रॉड को क्या करेगा, घुमाएगा तो पूरा लूप क्या होगा, घूमेगा। तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, एम बी साइन एम क्रॉस। मैक्सिमम कब होगा, थीटा 90 डिग्री पे कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, 0 और 180 डिग्री पे कितना। बातें समझ में आई कि नहीं। तो ये थी क्या, टॉर्क की कहानी। अब आपका केवल 2 क्लास बच रहा है इसमें, एक कल का और एक परसों का। आपको एक डिवाइस पढ़ाना है साइक्लोट्रॉन, और एक डिवाइस मुझे पढ़ाना है क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो साइक्लोट्रॉन एक नया डिवाइस होगा जिसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, आपको बताए थे क्या, कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को हम लोग परपेंडिकुलरली फेंकते थे तो वो सर्कुलर पाथ कवर करता था, याद है, सर्कुलर पाथ कवर करता था। अब ये कितना बड़ा सर्कल पे घूमेगा, मतलब सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा, ये इस वेलोसिटी पर डिपेंड करता था। लेकिन टाइम पीरियड हर एक पाथ के लिए क्या होगा, एक होगा। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड। छोटा सर्कल पे घूमा तो 5 सेकंड में, तो बड़ा वाला सर्कल पे भी अगर घूमेगा तो कितना देर में। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग अगले दिन साइक्लोट्रॉन पढ़ने में,
और फिर सबसे अंतिम क्लास पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इस कहानी को देंगे यहाँ पर विराम। ये चैप्टर की हो जाएगी समाप्ति, फिर मंडे से नया चैप्टर शुरू किया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो इतना पढ़ के आइए, आज के लिए काफ़ी है।